जी, मैं डॉक्टर जीएम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने आपको बताया था कि अब हम सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो मुख्तलिफ पेपर्स हैं उन पर भी आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे ताकि आप लॉ को समझ सकें और अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो इस सिलसिले में आज पहला पेपर है जो कि सिविल लॉ 1 जो है उस पर मुश्तमिल है। और सिविल लॉ 1 जो है या सिविल लॉ जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम में भी है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्ज़ामिनेशन में भी शामिल है। ये जो सिविल जज का पेपर है उसमें ये पेपर 1 है, जबकि जो एडिशनल सेशन जज का पेपर है उसमें ये पेपर 3 है। ऑलमोस्ट इनके सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए 2 सब्जेक्ट एडिशनल है, यानी कि उसमें एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और फिर द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 ऐड किया गया है। तो आज हम अभी इस पर तफसील से मैं सब्जेक्ट को आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा और फिर उसके साथ साथ इसका जो पहला सब्जेक्ट जो कि दोनों सिलेबस जो है उनमें कॉमन है वो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका आपको इंट्रोडक्शन, इसकी स्कीम, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताएंगे। जी, अब हम शुरू करते हैं। ये जी हमारी लेक्चर सीरीज़ है जिसका नाम हमने जुडिशरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड लॉ एग्जामिनेशंस मेड इजी सीरीज़ ऑफ लेक्चर रखा है और यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मेरा मुख्तसर सा तारफ़ है जो इस वक्त आपके सामने है। अब मैं डायरेक्ट जी बात करता हूँ। इस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट जिस पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं वो है सिविल लॉ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये सिविल लॉ का जो सब्जेक्ट है ये सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें और फिर उसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो एग्ज़ामिनेशन है उन दोनों में ये कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन इनके मुख्तलिफ जो है वो नंबर दे दिए गए हैं। इसमें हमारे पास जो सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम है उसमें इसको सिविल लॉ 1 का नाम दिया गया है और पेपर 1 है, जबकि उसके बरक्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्ज़ाम जो है उसमें भी ये सिविल लॉ 1 है लेकिन ये पेपर 3 है। ये सिविल लॉ को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 2 पेपर्स पर मुश्तमिल है, एक सिविल लॉ 1 है और दूसरा सिविल लॉ 2 है। तो आज चूँकि हम सिविल लॉ 1 पे बात कर रहे हैं और सिविल लॉ 1 जो है उसकी स्कीम जो है वो कुछ इस तरह है। ये इसके सब्जेक्ट्स हैं, ये कंपैरेटिव टेबल की सूरत में मैंने दे दिए हैं। सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो इसकी कंपोजिशन है वो इस तरह है कि सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद फिर आप देखते हैं द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, फिर उसके बाद द लिमिटेशन एक्ट 1908 है, फिर उसके बाद मुस्लिम फैमिली लॉज हैं, फिर उसके बाद द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 है और फिर छठा सब्जेक्ट जो है द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है। और अगर आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सिलेबस की स्कीम देखें तो उसमें टॉप पे फिर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, नंबर 2 पे द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है, नंबर 3 पे द लिमिटेशन एक्ट 1908 है, नंबर 4 पे द मुस्लिम फैमिली लॉज हैं, नंबर 5 पे द पंजाब
प्रीएम्पशन एक्ट 1991 है। नंबर 6 पे द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 है। और 2 एडिशनल सब्जेक्ट है इसमें, और उसमें है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और नंबर 8 पे है द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002। तो हम इन तमाम सब्जेक्ट्स पर बारी बारी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे जो एकेडमी का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो फौरी तौर पर आपको इंटीमेशन पहुंच जाए। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो कोविड-19 का इशू है ये आपके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो तैयारी आप एकेडमीज़ में जाकर अच्छी खासी हैवी फ़ीस देकर और अपना टाइम ज़ाया करके और रिसोर्सेज ज़ाया करके गाइडेंस लेते थे, उसकी क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, वो अब आपको आपके घर पे मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जो सिविल लॉ 2 है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सिविल लॉ 2 जो है उसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पेपर में नंबर 1 पे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, नंबर 2 पे द जनरल क्लासेस एक्ट 1897 है, नंबर 3 पे द कोर्ट फी एक्ट 1870 है, नंबर 4 पे द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, नंबर 5 पे देखें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 है, और नंबर 6 पे द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है। जबकि उसके बरक्स आप अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो सिलेबस है उसकी आप अगर स्कीम देखेंगे तो उसमें नंबर 1 पर यही द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, नंबर 2 पे द जनरल क्लासेस एक्ट 1897 है, नंबर 3 पे द कोर्ट फी एक्ट 1870 है, नंबर 4 पे द कानून शहादत आर्डर 1984 है, और नंबर 5 पे द रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और नंबर 6 पे द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है। तो इसमें आप देखें कि ऑलमोस्ट स्कीम जो है वो सेम है, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स का फ़र्क है। अब हम फॉर्मली जो है इसका जो पहला सब्जेक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसका नंबर 9 ऑफ 1872 है, उस पर हम तफसील से बात शुरू करते हैं। चूँकि ये एक लेंथी सब्जेक्ट है और इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इस पर एक से ज़्यादा लेक्चर्स होंगे। अब ये बाद में आप देखते जाएंगे कि कितने लेक्चर आते हैं, बट मैं बड़ी तफसील के साथ हर लॉ जो है वो कंप्लीट कवर करूँगा, चूँकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि सिलेक्टिव स्टडी की जाए, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी जो है ना तो वो आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है और ना ही आपकी जो सक्सेस यानी कि कामयाबी है उसको इंश्योर करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इसकी स्कीम क्या है और फिर इसका डिटेल्ड कंटेंट क्या है। जी, अब आपके सामने जो ब्रीफ डिटेल्स है दैट्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये एक्ट जो है बेसिकली देखिए जी, आजकल जो पाकिस्तान में लेजिस्लेशन हो रही है ये उस स्टाइल में उस वक्त बरतानवी दौर में लेजिस्लेशन नहीं होती थी। बड़ा तफसील के साथ होमवर्क किया जाता था और फिर उसके बाद कोई लॉ जो है वो इनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है इस पर तकरीबन 6 साल तक जो है वो काम हुआ और उसके बाद फिर बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी और रिसर्च के बाद ये लॉ जो है वो इनेक्ट किया गया। तो बेसिकली जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने टेक ओवर किया और उससे फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यानी कि रॉयल ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जब
1858 में यहाँ पर टेक ओवर किया, तो फौरी तौर पर बड़ी एग्जॉस्टिव लेजिस्लेशन जो है उसका काम शुरू हुआ। तो आप देखें कि 1858 के बाद 1866, यानी कि दीज आर जस्ट आफ्टर 8 ईयर, उन्होंने देखा कि इस सब कॉन्टिनेंट में जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें कोई सिंगल लॉ जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर सिंगल लॉ होगा तो उसके लिए फिर बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक रॉयल कमीशन जो है वो बनाया गया और उस कमीशन ने तकरीबन 4 साल तक मुख्तलिफ औकात में इस सब कॉन्टिनेंट की जो मुख्तलिफ उस वक्त जो बड़ी बड़ी मार्केट थी, उनमें कैलकटा था, उसमें बम्बे था और उसमें कराची था, उसके जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं, उन तमाम चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ एग्जामिन किया, लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए, उनकी प्रैक्टिसेस देखी, बिजनेस की जो कस्टम्स थी, जो यूसेज था, जो ट्रेडिशंस था, उनको देखा। और इस तरीके से ये जो कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट ने फिर उसकी बेसिस पर एक ड्राफ्ट जो है उसको बनाया और वो ड्राफ्ट जो है फिर पार्लियामेंट में यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ और उस पे जो उस वक़्त जो सेलेक्ट कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसकी रिपोर्ट जो है वो 28 मार्च 1872 को सबमिट हुई। और उसके बाद ये है कि ये लॉ जो है ये पास हो गया और पास होने के बाद आज तक ये इन्फोर्स है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस लॉ की उम्र जो है इस वक्त आलमोस्ट जो है वो तकरीबन 150 साल हो चुकी है। और मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी लेजिस्लेशन देखी है और पढ़ी है उस तमाम लेजिस्लेशन में सबसे खूबसूरत और सिंपल लैंग्वेज जो है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल हुई है। और ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके लिए आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, यानी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज है। और सिंपल लैंग्वेज रखने का मकसद ही ये था कि उस वक़्त जो लोग थे उनका जो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड था वो इस काबिल नहीं था कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ऑफ बिजनेस जो है उनको समझ सके। तो इस तरह जब ये लॉ इनेक्ट हुआ तो फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम ये इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको अप्लाई किया गया। चूँकि उस वक़्त जो इंडिया के मुख्तलिफ हिस्से थे यानी कि ब्रिटिश इंडिया थे उसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स थी और मुख्तलिफ किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थे और मुख्तलिफ इलाकों में इस लॉ को एक्सटेंड किया गया। जैसा कि आपके सामने ये तफसीलात मौजूद हैं कि मसलन NWFP या बलूचिस्तान या और बहुत सारे जो इलाके हैं उनमें इसको कब एक्सटेंड किया गया। अब हम देखते हैं इसकी बेसिक स्कीम जो है वो क्या है। बेसिक जी इसका मकसद या एम्स एंड ऑब्जेक्ट यही थे कि बिज़नेस जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए और पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक किस्म की प्रैक्टिस हो। और इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जबकि 1949 में अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस ऑर्डर 1949 के ज़रिए इसमें से इंडियन का हरफ ओमिट कर दिया गया और आज ये हमारे पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सूरत में मौजूद है। जबकि इंडिया में आज भी इसका नाम जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है, चूँकि उनके स्टेटस में चेंज नहीं आई, वो आज भी इंडिया ही है। अब हम देखते हैं जी कि इसकी जो मेन स्कीम जो है वो क्या है। इसकी जो मेन स्कीम है उसे आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल के बाद प्रिलिमिनरी चैप्टर है जिसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, कमेंसमेंट है और फिर इसमें जो इनैक्टमेंट्स रिपील की गई हैं उनकी डिटेल्ड है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लास जिसे आजकल हमारे जो स्टैचूट्स है उसमें डेफिनेशन क्लास कहते हैं वो है।
इसका जो चैप्टर 1 है जी, दैट इज़ ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स है। यानी कि इसमें बड़ी तफसील के साथ बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है, किस तरह आप ऑफ़र करेंगे, किस तरह वो एक्सेप्ट होगी, किस तरह आप उसको वापस ले सकते हैं और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। चैप्टर 2 जो है उसमें मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स की काइंड्स हैं उनको बताया गया है कि मसलन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं या फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। फिर जो चैप्टर 3 है उसमें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की गई है, और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की किस्म है वो है जी एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वाइड, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का नाम देते हैं, वो इस चैप्टर में मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ चैप्टर 4, ये डील करता है जी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो फिर उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। मसला इसमें पहला हेडिंग है कि बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म, देन टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, देन परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो फिर उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स कैसे होगी। देखें कि बिज़नेस में कभी ये नहीं होता कि पार्टीज़ ने सारी पेमेंट्स इकट्ठी कर दी हो, या मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स एट ए सेम टाइम चल रहे होते हैं और पार्टीज़ जो है मुसलसल थोड़ी थोड़ी पेमेंट साथ साथ देती जा रही होती हैं। तो इसमें एक मुकम्मल प्रोसीजर मौजूद है कि वो अब पेमेंट जो है किस तरीके से एडजस्ट की जाएंगी। फिर उसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ये वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इम्पॉसिबल हो जाते हैं या जिनमें अनसर्टेनिटी या और दूसरे फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो परफॉर्म नहीं हो सकते। चैप्टर 5 जो है जी दैट इज़ डीलिंग विद द सर्टन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारे पास इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है या जिसमें प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। फिर हमारे पास चैप्टर 6 है, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है कि यानी जब को कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा तो फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे, उसमें पार्टीज़ के राइट्स क्या होंगे या वो अपने राइट्स जो हैं उनको किस तरीके से क्लेम करेंगे। इसमें कंपनसेशन के मतलब, इसमें डैमेजेस के मतलब, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के मतलब जो दूसरी इम्प्लिकेशंस हैं उनको बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। चैप्टर 7 जो है ये दिस वाज अबाउट द सेल ऑफ गुड्स। ये सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जाता था, तो लेकिन ये रिपील कर दिया गया है चूँकि अब हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स का एक सेपरेट लॉ मौजूद है जो कि हमारे इस सिलेबस में शामिल नहीं है। तो लेकिन शुरू में जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो सेपरेट नहीं था, बल्कि वो इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेपरेट चैप्टर था। देन जी उसके बाद हमारे पास चैप्टर 8 है, ये इंडेमनिटी और गारंटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डील करता है। चैप्टर 9 जो है वो बेलमेंट को डील करता है, इसमें बेलमेंट ऑफ प्लेजेस है, सूट्स बाय बेलीज और बेलर्स अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स है। देन फिर हमारे पास जी लास्ट चैप्टर इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में मौजूद है वो चैप्टर 10 है, दैट इज़ डीलिंग विद द एजेंसी अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, सब एजेंट्स। रेटिफिकेशन को डील करता है, रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी है, एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल है, देन प्रिंसिपल्स ड्यूटी टू एजेंट है, इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सनस है। और चैप्टर 11 जो है वो अबाउट पार्टनरशिप था, वो सेक्शन 239 से लेकर 266 तक था और ये भी रिपील हो चुका है चूँकि इस वक्त अलग से एक पार्टनरशिप एक्ट जो है वो मौजूद है। ये शेड्यूल जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लाज दिए गए थे जो कि 1872 से पहले मौजूद थे और इस लॉ के आने के बाद उनको रिपील कर दिया गया। तो
तो इस तरह ये जनाब इसकी मेन स्कीम है। अगर आप देखेंगे इसकी जो डिटेल्ड स्कीम है तो वो ये आपके सामने मौजूद है। इसको हम बड़ी तफसील के साथ आगे जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन वाइज मुकम्मल डिटेल्स मौजूद हैं, ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रही हैं। ये सारे चैप्टर हेडिंग्स भी मौजूद हैं। इस सारी चीज़ का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि ये लॉ कितना डिटेल्ड लॉ है और कितना कॉम्प्रिहेंसिव है और ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स को डील करता है। ये आपने देखा है जी कि ये कितना तफसीली लॉ है, यानी कि तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करता है। आज की डिस्कशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स जो है उनको डिस्कस करेंगे, उसका आप इंतज़ार करें और आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी जो कैरियर प्लानिंग एकेडमी है उसकी वेबसाइट पे मौजूद है, जिसे आप हमारी वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यकीनन अगर हमारे साथ रहेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपकी जो लीगल कॉम्पिटेंस है वो इम्प्रूव हो और जिस भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कामयाबी आपका साथ देगी। अगेन थैंक यू वेरी मच।